संसार सिनेमा का, बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। हिंदी कथा साहित्य में गांव की सरलता और गंवारपन को सबसे ज्यादा जगह मिली है मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में। लेकिन आज का ग्रामीण भी क्या वैसा ही भोला, सच्चा और ईमानदार है? इस प्रश्न पर विचार करें तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास बारी जवाब सा आकर सामने खड़ा हो जाता है। निश्चय ही आजादी के बाद भारत के गांव की सूरत ही नहीं, गांव के लोगों की सीरत भी खासी बदल गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी फिल्में आज भी गांव और शहर को लेकर उसी प्रेमचंद योगीन संसार में हैं। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर गांव का किसान आज भी सीधा, सच्चा, भोला और ईमानदार है, और शहर का निवासी अपने विलायती ठसकों की वजह से सदा दुत्कारे जाने योग्य है। खैर, इस चर्चा में हम अधिक समय नहीं गंवाते और सीधे बाइस्कोप की बातों पर आ जाते हैं, जिनका विषय आज गांव के गंवार की जय बोलती ऐसी ही एक फिल्म है। फिल्म का नाम है एक बेचारा। एक बेचारा के बारे में बातों और जानकारियों को बटोर कर लाए हैं रमेश जोशी, और इन बातों को प्रोग्राम की शक्ल में रिकॉर्ड पर उतारने में सहायता की है राजलक्ष्मी ने। रिकॉर्डिंग की तकनीकी देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं विनायक तडवलकर, और एक बेचारा की बातों का पिटारा आपको सौंप रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। हमने गांव के पनघट पे भाई, हमने गांव के पनघट पे, हमने गांव के पनघट पे भाई देखी थी पनहारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देख शहर की नारियां। ओ हो, ओ हो। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर गांव का भोलापन शहर के विलायतीपन को अक्सर पटखनी मारता है। ये एक ऐसा बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला है जो आमतौर पर हर बार दर्शकों से धड़ाधड़ तालियां बजवा लेता है। गांव का गंवार नौजवान शहर के पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाए, ये देखने में भारतीय मानस को बहुत मजा आता है। इसीलिए गांव और शहर के दंगल को प्रस्तुत करने वाली कई सफल और सेमी सफल फिल्में हमारे यहां बनी हैं। 7वें दशक के आरंभ में SR इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर पर ऐसी ही एक फिल्म बनी थी, एक बेचारा। यहाँ सड़कें हैं, वहाँ गलियां थी, यहाँ कांटे हैं, वहाँ कलियां थी, वहाँ तांगा था, यहाँ टमटम है, वहाँ गोरी थी, यहाँ मैडम है, वहाँ पायल थी, यहाँ सैंडल है, वहाँ पायल थी, यहाँ सैंडल है, वहाँ झूमर था, यहाँ पेंडल है, वहाँ घूंघट था, यहाँ जलवा है, वहाँ शांति थी, यहाँ बलवा है। बात बात पे करती है, बात बात पे करती हैं ये लड़ने की तैयारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देख शहर की नारियां। फिल्म एक बेचारा के निर्माता थे B.N. घोष। स्वर्गीय B.N. घोष एक जमाने में अभिनेता जितेंद्र के सेक्रेटरी हुआ करते थे और दिल में फिल्म निर्माता बनने की तमन्ना रखते थे। उनकी इसी तमन्ना का परिणाम थी एक बेचारा। S.M. अब्बास ने किया।
कथा, पटकथा और संवाद भी एस.एम. अब्बास ने ही लिखे थे। फिल्म एक बेचारा में जितेंद्र तो जाहिर है हीरो थे ही, अन्य सितारे थे रेखा, विनोद खन्ना, कल्पना, बिंदु, सलोनी, जॉनी वॉकर, अनवर हुसैन, राम मेहता, जेब सुल्तान, रूपाली, फातिमा और प्राण। फिल्म एक बेचारा के छायाकार थे एन सत्यन, एडिटर माइकर, ध्वनि शंकर राव, नृत्य सत्यनारायण और हीरालाल, एक्शन अजीम भाई, गीतकार थे आनंद बख्श और फिल्म एक बेचारा के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैंने बात पक्की हो गई, तूने कह दी मैंने सुन ली, बात पक्की हो गई। अरे रे मेरा दिल धड़का, अरे रे तेरा दिल धड़का, मेरे साथ मेरी बात तेरे साथ पक्की हो गई। मैंने कह दी तूने सुन ली, बात पक्की हो गई। तूने कह दी मैंने सुन ली, बात पक्की हो गई। निर्देशक एस.एम. अब्बास जितेंद्र के साथ पहले एक हसीना दो दीवाने नाम की एक फिल्म बना चुके थे जो अच्छी चली थी। जितेंद्र उनकी कद्र भी करते थे। एक दिन एस.एम. अब्बास ने जितेंद्र को एक बेचारा फिल्म की कहानी सुनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। जितेंद्र को पता था कि उनके सेक्रेटरी बी.एन. घोष निर्माता बनने की तमन्ना रखते हैं, सो उन्होंने बी.एन. घोष को इस फिल्म के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखा दी। एस.एम. अब्बास फिल्म में जितेंद्र के साथ रेखा को लेना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र का सुझाव था कि उनके साथ कोई बड़ी हीरोइन ली जाए। रेखा उन दिनों नई नई फिल्म जगत में आई थी। वे मोहन सहगल की फिल्म सावन भादो में हीरोइन बनकर आ रही थी। थोड़े बहस मुबाहिसे के बाद बी.एन. घोष ने जितेंद्र और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म एक बेचारा की घोषणा कर दी। रेखा के साथ फिल्म करने को लेकर जितेंद्र, जैसा कि मैंने कहा, बहुत उत्साहित नहीं थे, परंतु रेखा जितेंद्र की फैन थी। बल्कि अपने स्कूली दिनों से वे जितेंद्र की दीवानी थी। उनके इसी अति प्रशंसा भाव से जितेंद्र को थोड़ी उलझन भी होती। वे यथासंभव रेखा से दूर दूर रहने की कोशिश करते, लेकिन जो जो शूटिंग में प्रगति हुई, रेखा की अभिनय प्रतिभा के नए नए रंग सामने आए। जितेंद्र की समझ में आ गया कि उनके पीछे दीवानी सी दिखने वाली ये साधारण सी लड़की असल में एक असाधारण अभिनेत्री है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। भले मुंह तोड़ दो, लेकिन दिल न तोड़। इसमें आग लगी है, बुझा दो ना। बुझाऊंगी नहीं, जला दूंगी। बत्ती क्यों गुल कर दी? बड़े बूढ़े कहते हैं कि जवान औरत को अंधेरे कमरे में अकेले नहीं सोना चाहिए। शुभ रात्रि। फिल्म एक बेचारा की आउटडोर शूटिंग महाबलेश्वर और शिमला में हुई थी। शिमला की शूटिंग जाड़ों में रखी गई थी, बर्फ के ऊपर जितेंद्र और रेखा के प्रणय दृश्य फिल्माने के लिए। बाद में खलनायक विनोद खन्ना और जितेंद्र की फाइट भी इसी बर्फीले माहौल में फिल्माई जानी थी। वहां बर्फ में शूटिंग करते समय ठंड के मारे हर किसी की हालत पतली हो गई। एक तजुर्बेकार ने राय दी कि बर्फ में शूटिंग करते वक्त थोड़ी थोड़ी ब्रांडी यदि बीच बीच में लेते रहें तो आराम से ये काम हो सकता है। रेखा ब्रांडी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। वे एक पतली साड़ी और ब्लाउज में शूटिंग कर रही थीं और बुरी तरह ठिठुरी जा रही थीं। एक लंबे सीन में जब 2-3 बार रीटेक हुए तो वे मारे ठंड के जैसे बेहोश सी हो गईं। उन्हें तुरंत होटल पहुंचाकर डॉक्टरी इलाज की व्यवस्था करवाई गई, लेकिन रेखा भी अपने नाम की रेखा साबित हुई। उन्होंने इतना होने के बावजूद ब्रांडी को छूना कबूल तक नहीं किया और अगले दिन उसी पतली सी साड़ी और ब्लाउज में शूटिंग करने के लिए वे लोकेशन पर फिर आ पहुंची।
का दिन आया था। बंद कर दो इन कमीनों को इन डब्बों में और ले चलो इन्हें। अरे अच्छी क्या नफरत है? काबिल भी नहीं कि तुझे नफरत देगी जाए। अगर नफरत करने के काबिल नहीं हूं तो मोहब्बत करना शुरू कर दो। वैसे लोग कहते हैं नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। वो दिन आने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे कब्जे में है। मैं जिस तरह चाहूंगा तुम्हें रखूंगा। तुम चाहो तो मेरे दिल की मलिका बन सकती हो, धर्म पत्नी बन सकती हो, लेकिन अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर ना चली तो तुम्हारी हालत एक रंडी जैसी हो सकती है। बोलो सर। और ये है वो दीवार जो हमारे बीच में है। मैं इस दीवार को तुम्हारी आंखों के सामने गिरा दूंगा और इसके साथ इसकी बीवी को भी खत्म कर दूंगा। ये झूठ बोलता है, ना जानते इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। दादा का मुंह कैसा खुल गया? बड़ी मुंह खुल गया है, हाथ खोलेगा तो हम तुम्हारी चंपी कर डालेगा। और जाए यहाँ से। मर के भी नहीं हटूंगी। अरे कैसे नहीं हटेगी? उठाओ उसको। शिमला के इसी बर्फीले माहौल में एक और मजेदार वाकया पेश आया। फिल्म में जितेंद्र और विनोद खन्ना के बीच घमासान फाइट की शूटिंग होनी थी। विनोद खन्ना अपने फाइट सीन डुप्लीकेट से करवाने की बजाय खुद करना पसंद करते थे। ये देखकर जितेंद्र को भी ताव आ गया। उन्होंने भी अपना फाइट सीन खुद करने की घोषणा कर दी। बस इसके बाद क्या था, डायरेक्टर के एक्शन कहने के साथ ही ये दोनों कलाकार एक दूसरे से भिड़ गए और जोश खरोश के साथ लड़ने लगे। कुछ बर्फीले माहौल का असर और कुछ जवानी का जोश, दोनों लड़ने में ऐसे खोए कि ये भी भूल गए वे शूटिंग कर रहे हैं। दोनों को ऐसे जुनून से लड़ता हुआ देखकर यूनिट वालों का माथा ठनका। डायरेक्टर ने तुरंत कट की हाँक लगाई, लेकिन दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया, बल्कि गुत्थम गुत्था होकर पहाड़ी की ढलान पर लुढ़कते हुए चलते ही चले गए। वहां थोड़ी दूरी के बाद एक गहरी खाई थी। अब सभी यूनिट वाले भागे और उन्हें आगे लुढ़कने से रोककर एक दूसरे से अलग किया। ऐसे में अब्बास ने जब उनसे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे थे, तो दोनों बहुत सकुचाए और झेप कर रह गए। शिमला की शूटिंग का सबसे मजेदार वाकया हुआ डायरेक्टर और कैमरामैन की एक भूल से। ऐसे में अब्बास और कैमरामैन एन सत्यन गर्मियों में शिमला जाकर शूटिंग के लोकेशंस तय कर रहे थे। उन दिनों शिमला में चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ फूलों से लदे हुए थे और जाड़ों में शूटिंग करने जब लोकेशन पर पहुंचे तो ये देखकर सन्नाटे में आ गए कि गर्मियों वाला वो हरा भरा फूलों से लदा हुआ लोकेशन अब एक उजाड़ में तब्दील हो चुका था। हरियाली गायब थी, पेड़ नंगे खड़े थे, फूलों का कहीं नामो निशान भी नहीं था। एन सत्यन ने लोकेशन को देखकर माथा पकड़ लिया और बोले कि इस माहौल में कोई सैड सॉन्ग तो फिल्माया जा सकता है, पर रोमांटिक सॉन्ग कोई पागल ही फिल्माएगा। परंतु इतनी दूर आने के बाद अब बिना शूटिंग किए लौट जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो दोनों ने सोच विचार कर एक युक्ति निकाली। प्रोडक्शन कंट्रोलर को बुलवाकर कहा कि वे अपने आदमी आसपास के शहरों में भेजें और जहां से भी हो सके जितने भी नकली फूल और पत्ते मिले वे सब खरीदवा लें। दूसरे दिन यही काम किया गया। पतझड़ के नंगे पेड़ों पर नकली फूल पत्तों से बेमौसम की बहार लाई गई और तब कहीं जाकर प्रेम गीत यानी डुएट की शूटिंग हुई। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरा डुएट एक दिन में तो शूट हो नहीं पाया, लिहाजा शूटिंग अगले दिन के लिए मुलतवी हो गई और नकली फूल पत्ते पेड़ों पर ही रहने दिए गए। लेकिन उस रात जोरदार आंधी के साथ बारिश भी आ गई। अगले दिन धूप निकलने पर जब यूनिट वाले लोकेशन पर पहुंचे तो देखा कि नकली फूल पत्तियों को आंधी उड़ाकर ले जा चुकी है। ये देखकर प्रोड्यूसर ने फिर माथा पीट लिया। एक बार फिर शूटिंग मुलतवी करके प्रोडक्शन वालों को एक बार फिर नकली फूल पत्ते खरीदने के लिए दौड़ाया गया। फिर पूरी रात जागकर
यूनिट वाले असली पेड़ों पर नकली हरियाली और बहार टांगते रहे और तब कहीं जाकर बाकी शूटिंग अगले दिन पूरी हो सकी। आइए उस लोकेशन पर फिल्माए हुए प्रेम गीत को हम और आप सुने। ओ नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं, रात भर तू किसी के साथ जागी है, हो रात जागी है। ओ नैना तेरे नैना बात बताते हैं, आग जैसे जिया में तेरे लागी है, आग लागी है। ओ नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं, रात भर तू किसी के साथ जागी है, हो रात जागी है। फिल्म एक बेचारे के निर्देशक एस.एम. अब्बास इलाहाबाद के रहने वाले थे। रंगमंच में रुचि लेने के कारण उनका परिचय पृथ्वीराज कपूर से हुआ, जो अपनी नाटक टोली लेकर इलाहाबाद आया करते थे। बाद में जब एस.एम. अब्बास ने बंबई का रुख किया तो यहां आकर सबसे पहले वे पृथ्वीराज कपूर से ही मिले। पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें अपने बेटे राज कपूर से मिलवाया और राज कपूर के साथ ताउम्र एस.एम. अब्बास की दोस्ती बरकरार रही। निर्देशन का प्रशिक्षण उन्होंने देवेंद्र गोयल और शाहिद लतीफ और कालिदास जैसे डायरेक्टरों के साथ लिया। एक बेचारा एस.एम. अब्बास के निर्देशन में बनने वाली 5वीं फिल्म थी। कोई बुलबुल है, कोई तितली है, कोई शोला है, कोई बिजली है, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई कोई तो पिए है, बस नाम ही तो एक असली है, बस नाम ही तो एक असली है, बाकी जो है सब नकली है। कैसी डोली क्या बाराती, खुद चुन ले ये जीवन साथी, शादी से पहले करती हैं, शादी से पहले करती हैं अक्सर प्रेम कुंवारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देख शहर की नारियां। हमने गांव के पनघट पे, हमने गांव के पनघट पे भाई देखी थी नहारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देख सन 1960 और 61 की बात है। एस.एम. अब्बास ने निर्माता महिपत राय के लिए श्रीमान सत्यवादी की कहानी लिखी। पहले इस कहानी का शीर्षक था सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन जब हीरो का रोल करने के लिए राज कपूर से बात हुई तो इसका नाम बदलवाना पड़ा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम नाम राज कपूर अपनी एक फिल्म के लिए भविष्य में इस्तेमाल करना चाहते थे। राज कपूर को हीरो साइन कर चुकने के बाद निर्माता महिपत राय ने उनसे डायरेक्टर सुझाने का भी आग्रह किया। इस पर राज कपूर ने पास बैठे हुए एस.एम. अब्बास की तरफ इशारा करके कहा, ये बैठा तो है डायरेक्टर, बाहर ढूंढने क्यों जा रहे हो। महिपत राय राज कपूर की बहुत कद्र करते थे। राज कपूर भी उन्हें मानते और गुजराती पठान कहकर पुकारते थे। यानी एस.एम. अब्बास का डायरेक्टर बनना तय हो गया। राज कपूर जैसे चोटी के डायरेक्टर को डायरेक्शन देते हुए एस.एम. अब्बास को बड़ा संकोच होता था। सीन फिल्माने के बाद वे सीधे राज कपूर के पास पहुंचते और पूछते कि शॉट उन्हें कैसा लगा। राज कपूर उनकी दुविधा भांप गए। एक दिन एस.एम. अब्बास को अकेले में बुलाकर उन्होंने कहा, देखो अब्बास, अगर तुम कामयाब डायरेक्टर बनना चाहते हो तो 2 बातें गांठ बांध लो। राज कपूर की ये 2 बातें
दो व्यावहारिक नसीहतें थीं। पहली नसीहत ये कि कभी किसी कलाकार से ये मत पूछना कि शॉट कैसा लगा। ऐसा करने वाला डायरेक्टर आर्टिस्ट को अपने सिर पर बैठाए। दूसरी नसीहत ये थी कि अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट डायरेक्टर पर हावी होने की कोशिश करे तो उससे एक शॉट में ही 20-25 रीटेक करवा देने चाहिए। इतने रीटेक देने में अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट का भी मनोबल टूट जाएगा और फिर वो डायरेक्टर के साथ हमेशा तमीज के साथ पेश आएगा। एसएम अब्बास ने ये दोनों नसीहतें गांठ बांध ली और किसी भी स्टार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि सबको वे अपने इशारों पर नचाते रहे। नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, ठुमक ठुमक के नाच के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, तेरे इशारों पे नाचे जमाना, तू मेरे इशारों पे दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे। फिल्म एक बेचारा के जरिए अभिनेत्री बिंदु का भी फिल्मों में पुनरागमन हुआ था। वे पहले नायिका बनकर फिल्मों में आईं, परंतु नायिका के रूप में बिंदु ज्यादा चल नहीं पाई। एसएम अब्बास ने संगीतकार लक्ष्मीकांत के अनुरोध पर बिंदु को फिल्म एक बेचारा में कैबरे डांसर के रूप में पेश किया और इसके बाद बिंदु के कैबरे डांसेस की बहुत मांग पैदा हो गई। कैबरे डांसर, डांसर और वैम्प के रूप में बिंदु के फिल्मी कैरियर की दूसरी पारी फिल्म एक बेचारा से ही शुरू हुई थी। फिल्म एक बेचारा राजन नाम के एक सीधे साधे देहाती नौजवान की कहानी है। राजन अपने पिता की मृत्यु के बाद काम की तलाश में शहर आता है। राजन शहर आ गया तो अपने स्वर्गवासी पिता के बचपन के दोस्त राय साहब से मिलने उनकी कोठी पर पहुंचा। जी, आप बिहारीलाल जी को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तो मेरा गहरा दोस्त है। कहाँ है वो? मैं उनका लड़का हूँ जी। राजन जी, इतना छोटा सा देखा था तुम्हें। अब मेरे गले लग जाओ जी। लेकिन अरे पगले, प्यार कपड़ों से नहीं होता, दिल से होता है। चल, अब मुझे अपने बेवफा दोस्त के पास ले चल। उनका तो स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा था मैं आपके पास जाऊं, आप मुझे काम धंधे पर लगा देंगे। अगर आप मुझ गरीब को सहारा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तू मेरे दोस्त की निशानी है, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तेरे लिए करूंगा। तुम इसे अपना ही घर समझो। मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। चलो अंदर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। राय साहब की एक ही संतान थी और वो थी उनकी लाडली बेटी कविता। कविता शेखर नाम के एक खूबसूरत नौजवान से प्यार करती थी और राय साहब ने भी शेखर से उसकी शादी तय कर रखी थी। कविता अपना मनपसंद जीवन साथी पाकर निहाल हो गई थी। मैं भी, तू भी है, हम दोनों मिल जाएंगे। अरमानों, उम्मीदों के गुलशन खिल जाएगा। गुजरा तो जुदाई का दिन है या सगाई का। गुड़िया की शादी गुड्डे के साथ पक्की हो गई। गुड़िया की शादी गुड्डे के साथ पक्की हो गई। मैंने कह दी, तूने सुन ली, बात पक्की हो गई। राजन और कविता की पहली मुलाकात नहीं
मुठभेड़ थी। बेचारा राजन आराम से सोया हुआ था कि एक जलजला बनकर वहां आ गई कविता। पता नहीं जी, मेरा तो दिल धाक 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 कर रहा है। मैं सो रहा था, ये आकर मेरे ऊपर टूट पड़ी। डर से मुंह से चीख निकल गई। मैं समझो कि भूत भी है जो मुझसे लिपट गई। घबरा के मैं उछला तो ये नीचे, मैं ऊपर। शट अप! कौन है तू? इंसान हो जी। बकवास बंद करो। तुम इस कमरे में आए कैसे? निकलो, निकलो बाहर। काहे को निकलूंगा? ये मेरा कमरा है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि औरत जात की इज्जत करनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल देता। क्या? हाँ। प्रकाश, रामू, बंसी, कहाँ मर गए तुम लोग? उफ! क्या हुआ बेटी? पता नहीं कौन जंगली है डैडी जो यहाँ गुस्सा हुआ है। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये राजन हमारे स्वर्गवासी दोस्त का बेटा। अब ये यहीं हमारे साथ रहेगा। क्या? हमारे साथ रहेगा? इसे रखना है तो नौकरों के कमरे में भेज दीजिए। कविता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे दोस्त का बेटा और नौकरों के साथ रहेगा। कविता का ये बर्ताव राय साहब को बिल्कुल नहीं भाया। इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसकी इंसानियत और शराफत से होती। मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। चाचा जी, आप क्यों दुखी होते हैं? अगर इनकी इच्छा मुझे नौकरों के कमरे में रखने की है तो मैं शौक से चला जाता हूँ। नौकर बेचारे भी तो इंसान हैं, उनके साथ रहने में क्या हर्ज है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेरे बराबर वाले कमरे में ठहर जाओ। आओ मेरे साथ। शहर की लड़कियों के रंग ढंग और पहरावा देखकर राजन की अकल चकरा गई। अरे देखो ने कितना ब्यूटीफुल फिगर है। अरे बुद्धू, ये तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो फिर हमारे गांव की औरतें 6-6 गज की धोतियां क्यों बांधती हैं जी? सुनो जी, और तुम्हारे गांव में क्या क्या होता है जी? देखो जी, इस तरह सामने ना हो। अरे रे रे रे, कहाँ चल दिए? पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे गांव में और क्या क्या होता है? जो यहाँ होता है जी, वो वहाँ नहीं होता है। जो हिंदुस्तानी लड़की के बारे में सुना था और देखा था, सब उल्टा हो गया जी। हमरे देश में कहते थे हर लड़की हिंदुस्तानी, या राधा है या सीता है या झांसी की रानी। रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा, रामा हो रामा। हमने गांव के पनघट पे, हमने गांव के पनघट पे भाई देखी थी पनहारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, देख शहर की नारियां। You bloody fool idiot! क्रोध तंदुरुस्ती के लिए खराब होता है जी। मेरी मानिए तो आप मुस्कुराती रहा करिए। बड़े बूढ़े कहते हैं मुस्कुराहट में भगवान की लीला होती है। Shut up! सुनिए, सुनिए जी। ओ भैया, थक गए, जरा थोड़ी देर कमर तो सीधी कर लेने दो। लो, लड़की वालों की तरफ से होगा ऐसी बात करते हो, तुम्हें वो शर्म नहीं आती? जब तक डोली इस घर से ना उठ जाए, कोई आराम का नाम नहीं लेगा। चलिए जाइए, दूसरा लेकर आइए। भागो भागो भागो। कितना अच्छा और नेक लड़का है। करेक्ट, वही हम भी यही बोलता है नहीं। चाचा जी, दुल्हन को लगाने के लिए मेहंदी नहीं मिल रही। आप चिंता ना करें, मैंने संभाल के रखी है जी। राय साहब को राजू जितना पसंद था, कविता को वो उतना ही नापसंद। मेहंदी लाया हूँ। तुम क्यों लाए हो? इधर लाओ मेहंदी और चलते बनो। आपकी शादी होने वाली है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि कन्या को ऐसे मौके पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। शर्मा के गुड़िया बनकर एक कोने में बैठना चाहिए, नहीं तो चेहरे पर रौनक नहीं आती है जी। शट अप! बहुत जबान चलाने लगा है। हमारा नमक खाता है और हम ही पे नसीहत करता है। ये ना समझना कि डैडी ने मुंह लगा लिया है तो मालिक बन गया घर का। धक्के मारकर निकलवा दूंगी, समझे? चल यहाँ से, चल। कविता शेखर से प्यार करती थी, परंतु शेखर को प्यार था उसकी दौलत से। शेखर
और उसका बड़ा भाई मिलकर शादी के बहाने राय साहब की दौलत हथिया लेने का इरादा रखते थे। ठीक शादी के मौके पर उनका ये असली रूप राय साहब के सामने आ गया। मैं ये नहीं चाहता कि कल को कोई झंझट हो, इसलिए जहेज की बात फेरों से पहले ही तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे कौन से 5-10 बच्चे, एक कविता ही तो है। मेरा जो कुछ है वो उसका है और जो उसका है वो उसके पति। फिर तो ठीक है, फेरों से पहले जायदाद लड़की और दामाद के नाम कर दीजिए। आप मुझे दामाद और बेटी का मोहताज बनाना चाहते हैं? आपको लड़की और दामाद के नाम जायदाद लिखनी पड़े। मुझे हुक्म देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर तुम अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ करने आए हो तो सर आंखों पे, और अगर मेरी जायदाद से करने आए हो तो कोठी का दरवाजा उस तरफ। अगर ये बात है तो राय साहब ये शादी नहीं होगी। शेखर, ठहरो। शेखर, मुझे तुमसे पहला और आखिरी सवाल करना है। तुम कविता से प्यार करते हो या नहीं? मैं अपने भाई के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग जा सकते हो। राय साहब, अब भी वक्त है, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप जायदाद के कुत्ते। अब भी मौका है, मैं हाथ पांव जोड़कर वापस लाता हूं। नहीं राजन, तुम सीधे और शरीफ आदमी हो। तुम नहीं जानते ये कमीने क्या स्कीम बनाकर लाए थे। मेरी जायदाद मिलने के बाद ये मुझे तो क्या, कविता को भी जहर देकर रास्ते से हटा देते। जजमान, आपने ये नहीं सोचा इस बदशगुनी के बाद कोई अच्छे कुल का लड़का इस कन्या से विवाह नहीं करेगा? पंडित जी, लड़की सुहाग का जोड़ा पहनने के बाद उसे उतारेगी नहीं, फेरे होंगे, सिर्फ दूल्हा बदल जाएगा। राजन, वेदी पर बैठ जाओ। तुम भी शरीफ खानदान से हो और फिर मेरे दोस्त की निशानी हो। मैं अनपढ़ गंवार, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। ऐसा ना कहो राजन, तुम क्या हो मेरे दिल से पूछो। मेरी इज्जत मैदार में फंस गई है, अगर हो सके तो इसे बचा लो। कविता को जब पता चला कि उसकी शादी एक गंवार से की जा रही है तो वो गुस्से से बेफर उठी। ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश। लाश तो अपनी इज्जत की मैं उठाकर ला रहा हूं मंडप से। उसने बड़ी महफिल में तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया। जानती हो क्यों? इसलिए कि उसे तुमसे नहीं मेरी दौलत से प्यार है। वो तुमसे नहीं मेरी जायदाद से शादी करना चाहता है। अब भी तुम समझती हो कि माँ बाप औलाद के दुश्मन होते हैं। आप क्या समझते हैं मैं राजन से शादी करके खुश रह सकती हूँ? हाँ। लेकिन मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। मैं उस गवार और अनपढ़ से शादी करके एक पल भी खुश नहीं रह सकती। मैं उससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। कविता, तुम्हें राजन से शादी करनी होगी अभी, इसी वक्त। ये हमारा हुक्म है। ठीक है, आप जबरदस्ती फेरे फिरवा सकते हैं, लेकिन उसका बनने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। कविता! चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो आज से बहुत पहले मुझे करना चाहिए था। इस गुस्ताख की ये हिम्मत कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातें करे। अगर अब भी इसने इनकार किया तो मैं इसे भी खत्म कर दूंगा, खुद भी जान दे दूंगा। ले आओ इसे मंडप में। देव गर्भ जनिनम गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम श्री गोवर्धनोद्धारणम कौशच्छेदन गौरवा। जबरदस्ती की इस शादी का नतीजा वही हुआ जो होना था। बेचारे राजन की शामत आ गई। क्षमा करना, आने में देर होगी। तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? हाँ? पहले दरवाजे की चटखनी लगा लो, फिर बताता हूँ। ठहरो, दरवाजा बंद नहीं होगा। लो, कैसी बच्चों जैसी बात करती हो जी। सुहाग रात तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? आज की रात तो मिलन की रात है जी। मिलन की नहीं, तुम्हारी मौत की रात है। अपनी सूरत कभी आईने में देखी है? ये माना कि तुम हसीन हो जी, लेकिन दिखने में हम भी कुछ बुरे नहीं है जी। क्यों, क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है जानना चाहते हो? बताओ।
मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। मैं नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। बस एक बार मेरी बन जाओ। यही अरमान लिए तुम चिता में जल जाओगे। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुम फौरन इस कमरे के बाहर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अपने कोमल होठों के प्याले से अपनी जवानी का गुलाब जल पिला दो ना। नहीं, छोड़ो मुझे। राय साहब के यहाँ काम करता था प्रकाश। प्रकाश को राजन से हमदर्दी थी। राजन, अरे राजन, वही मैं ये क्या सुनता हूँ? क्या सुहाग रात में तुम दुल्हन को छोड़कर भाग गए? मैं छोड़कर नहीं भागा जी, उन्होंने मारकर भगा दिया। बड़ी असली शेरनी को सर्कस वाला पालतू बिल्ली बना देता है, को पालतू बिल्ली नहीं बना सकता है। देखो, हम तुमको रास्ता बताता है, जाना नहीं जाना तुम्हारा काम। समझा समझा। उधर कविता की शादी राजन से होने की बात से शेखर और उसके भाई के मंसूबों पर पानी फिर गया, परंतु इतनी जल्दी हार मानने वाला शेखर भी नहीं था। हमारे आने के बाद उस राय बहादुर के बच्चे ने कविता की शादी गंवार से कर दी। बड़ा भरोसा था ना उसकी मोहब्बत पर तुम्हें। कहता था मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं करेगी। आप फिक्र न कीजिए भैया, शादी हो गई तो तलाक भी हो सकती है। राय बहादुर की जायदाद मेरी होके रहेगी। तुम घर बैठे बैठे ख्वाब देखते रहो। ये ख्वाब एक दिन हकीकत ना बन जाए तो मेरा नाम शेखर नहीं। शेखर ने धीरे धीरे नए सिरे से कविता के चारों ओर जाल फैलाना शुरू किया। शादी मुबारक हो। लानत भेजो शादी के नाम पर। तुमने मुझे धोखा दिया, रुपए के लिए शादी से इनकार कर दिया। कविता, भाई की जिद ने मुझे बर्बाद कर दिया है। भरी महफिल में लोग मुझ पे थूकते। जो हुआ से भूल जाओ। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद न करो, कहीं और शादी कर लो। कविता, अगर मैं तुम्हारा नहीं बन सका तो मैं किसी का नहीं बनूंगा। तुम खुश रहो, आबाद रहो। मुझे उसकी सूरत से नफरत है। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरा पति नहीं बन सकता है। वो तो बन चुका है। फिर उसे क्या होता है? वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। सच? तो उसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? जब तक डैडी जिंदा है ये नहीं हो सकता है। कविता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ ना हो सका मैं तुम्हारा नाम लेते लेते जान दे दूंगा। कविता का शेखर से मिलने जाना प्रकाश को अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर बोलता था कविता शेखर से मिलने गई है। किसी से मिलने में क्या बुराई है जी? वही, जब तुमने हमको गुरु माना है तो गुरु की बात भी सुनो। अरे पागल, प्रेम से विश्व को अमृत बनाने की तरकीब छोड़ो, उसको जबरदस्ती अपना बनाओ। फिर मजबूत इरादे के साथ राजन उस रात कविता के कमरे में आ गया। मैं हूं तुम्हारा पति परमेश्वर। पति परमेश्वर के बच्चे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? बड़ी जान जोखिम का काम था जी। बकवास बंद करो और कमरे के बाहर चले जाओ। बाहर जाना होता तो ये पहनकर क्यों आता? आज तो मैं अपना हक लेके मिलूंगा। नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट जाओ। मेरे सीने से लग जाओ। आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ूंगा तो ही ठीक होगा। आप क्यों भागे हो? गुस्से? आ तुझे मेरा हक देती हूँ, आजा। राजन की इस करतूत से कविता बहुत भिन्न आई। जी चाहता है जहर खाकर खुदकुशी कर लूं। कविता, राम का नाम लो, कभी ऐसा सोचना तक नहीं। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कविता, तुम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन चली चलो। लेकिन डैडी से क्या कहूं? वो अकेले नहीं जाने देंगे। तुम उनसे कह दो तुम अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो। हाँ। अगले ही दिन कविता ने अपने पिता के पास जाकर ये ऐलान कर दिया। मैं अपनी सहेली के पास कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन जाना चाहती हूँ। अगर जाना जरूरी है तो चली जाओ, राजन को साथ ले जाओ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है डैडी। कार में अकेली जा सकती हूँ, सिर्फ चंद घंटे का रास्ता है। लेकिन अगर तुम्हारा पति साथ चला जाए तो हर्ज क्या है? वेरी करेक्ट। शट अप। सॉरी। गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है डैडी। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रकाश, सामान गाड़ी में रख दिया? जी। कविता का इस तरह जाना न प्रकाश को भाया और न कविता के पिता राय साहब को। दोनों के समझाने पर राजन का स्वाभिमान जाग उठा। उसने कविता के पीछे जाने
और उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। शेखर कविता को अपने पास पाकर फूला नहीं समाया। इस खुशी में उसके भीतर का जानवर भी जाग उठा। आओ कविता, ये रहा आपका कमरा और वो रहा आपके गुलाम का कमरा। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अपनी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलने के लिए। छोड़ दो मुझे, क्या हो गया तुम्हें? कविता, नादान मत बनो। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम न रहोगी, मैं न रहूंगा। आज दोनों एक हो जाएंगे। ये प्यार नहीं, वासना है। तुम्हें इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं राजन से तलाक लेके तुमसे शादी न कर लूं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शेखा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना बुरा कर सकते हो। तुम कुछ भी कहो, आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। खबरदार, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को इकट्ठा कर लूंगी। हाँ? इस जंगल में तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। राजन ने कविता को शेखर के वहशी हाथों से ही नहीं बचाया, उसकी अच्छी खबर भी ली। इसी के प्यार में तू अंधी थी। बड़ा भरोसा था तुझे इस पर, बड़ा शरीफ था ये, इसीलिए तुझे मजबूर और बेबस करके तेरी इज्जत लूट रहा। डूबर चुलूबर पानी में मेरी तरफ थी, तेरा पति था मैं। समाज और धर्म ने मुझे आजादी दे रखी थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुझे प्यार से जीतना चाहता था। मेरा मुंह क्यों देख रही है? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर जा रही थी। आप ही मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मुझे खुद से अलग न कीजिए। कविता की क्षमा याचना ने गिले शिकवे धो दिए और फिर दोनों के बीच जाग उठा प्यार। छोड़ो प्लीज। अच्छा तो फिर ऐसा करो। ए कविता, कविता सुनो तो। थोड़ा पास तो आने दो, निगाहों में बस जाने दो। थोड़ा पास तो आने दो, निगाहों में बस जाने दो। है बेचैन अपना दिल, दिल को बहलाने दो। आंखें तो मिलाने दो, रूठो और मनाने दो। तौबा मेरी मेरी तौबा, निकला रे प्रेमी तू। मैं तो समझी थी तू कोई बैरागी है, बैरागी है। ओ नैना तेरे नैना बात बताते हैं, आग जैसे जिया में तेरे लागी है, आग लागी है। फिल्म एक बेचारा का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के नृत्य निर्देशक थे सत्यनारायण और हीरालाल। हीरालाल दक्षिण भारतीय फिल्मों के नृत्य निर्देशक थे और जितेंद्र के आग्रह पर उन्हें इस फिल्म के लिए लाया गया था। वे जरा सी कोर कसर होने पर पूरा सीन कैंसिल करवा देते और नए सिरे से रिहर्सल करवाकर दोबारा शूटिंग करवाते। उनके इस रवैये के कारण फिल्म के एक गाने को 2 दिनों में मुखड़े और अंतरे से ज्यादा नहीं फिल्माया जा सका। ये देखकर फिल्म के निर्माता व्याकुल हो उठे। उन्होंने SM अब्बास से कोई ऐसी युक्ति लगाने को कहा जिससे बाकी शूटिंग जल्दी पूरी हो सके। SM अब्बास ने एक टेक करने के बाद शूटिंग पैकअप करने का आदेश दिया और हीरालाल जी से कहा कि बाकी गाना कल फिल्माया जाएगा। इस पर हीरालाल वापस लौट गए। उनके जाते ही SM अब्बास ने नृत्य के कलाकारों को रोककर वापस शूटिंग शुरू करने की घोषणा कर दी और एक ही शिफ्ट के भीतर बाकी गाने की शूटिंग कर डाली।
अगले दिन हीरालाल को यह संदेश भेजा गया कि गाने की शूटिंग फिलहाल नहीं होगी, इसलिए यदि वे चाहें तो वापस मद्रास लौट सकते हैं। आइए इस सेट पर फिल्माए गए उस गाने का जायजा लें। इनकार की गुंजाइश नहीं, इनकार की गुंजाइश नहीं, तकरार की गुंजाइश नहीं। अब मान जा, बस जान जा, मेरी नजरें पहचान जा। झूम हसीना झूम के दुनिया देखे, नाच हसीना नाच के दुनिया देखे, चमक चमक के नाच के दुनिया देखे। राजन और कविता के जीवन में प्यार की बहारें आने के बाद शेखर अंगारों पर लौटने लगा था। उसने राजन के खिलाफ एक कुचक्र रचा, एक ऐसा कुचक्र जिसने राजन की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राजन, राजन, दरवाजा खोलो। चाचा जी, खबरदार मुझे चाचा जी कहा तो। जलील कमीने में तुम्हारा कोई नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। इसने तुम्हें धोखा दिया है, पहचानते हो ही नहीं। जी नहीं, मैं जीवन में पहली बार इन लोगों को देख रहा हूं। राजन बेटा, इतने निर्दयी न बनो। इंसान ससुर और पत्नी को भूल सकता है, लेकिन अपनी औलाद से इस तरह का बर्ताव कोई नहीं करता। ये आप लोग क्या कह रहे हैं जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता जी। आप मुझे नहीं पहचानते? इसे तो पहचानिए, ये आपकी औलाद नहीं। ये मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है ये। आप दौलत के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं, अपनी औलाद को भूलना चाहते हैं। हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या मजाक है? मक्कार कमीने, ये सब तेरे लिए मजाक है। जी, मुझे क्या पता था कि आप बीमारी का सहारा लेकर तुला के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं। आज से अगर तूने इसका नाम लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चल यहाँ से, चल यहाँ से। भूल जाए कमीने, भूल जाए कमीने को। जलील कमीने, सुन लिया तूने? जो कुछ इन लोगों ने कहा बिल्कुल झूठा जी। वो झूठी है, उसके आंसू झूठे हैं। तूने उसकी जिंदगी खराब की। ये भी कविता को बर्बाद कीजिए। खाकर बाहर फेंक दो। आज के बाद मैं इसकी सूरत न देखूं। शेखर और उसके भाई की साजिश का अगला निशाना बने राय साहब। राय साहब पर इनके गुंडों ने कातिलाना हमला किया और उन्हें घायल करके भाग गए। आप पर कातिलाना हमला किसने किया? मैंने कातिल को नहीं देखा, लेकिन मैं जानती हूँ। मेरे पति राजन ने डैडी पर हमला किया है। आपके पति ने? अपनी साजिशों की कामयाबी पर शेखर और उसका भाई दोनों खुशी से झूम उठे। साहब राजन को ही मुजरिम समझते हैं, लेकिन उस राय बहादुर के बच्चे का क्या होगा? वो मरेगा और कत्ल का इल्जाम राजन पर आएगा। बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। राय साहब की मौत मेरे हाथों लिखी है। शेखर कुछ करता इसके पहले ही राय साहब खुद उसके रास्ते से हट गए। डॉक्टर, राय साहब कमरे में नहीं है। कमरे में? अरे भाई, टहलने के लिए कहीं लान में तो नहीं चले गए? सब जगह देख चुका हूँ, कहीं भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? डैडी को कुछ पता चला? आप बोलते क्यों नहीं? राय साहब ने खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों ने खुद अपनी आंखों से उन्हें कूदते हुए देखा है। और इसके अलावा दरिया के किनारे मिले उनके कपड़े, उनकी कोट की किनारे चिट्ठी भी मिली है। कविता बेटी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को मौत के हवाले कर रहा हूं। सब्र कर लेना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजन मुसीबतों से घिरा था, परंतु वो चुप नहीं बैठा था। प्रकाश और राजन शेखर की साजिशों की तह तक पहुंच चुके थे। नमस्कार
भाभी जी कैसी हो? ए मिस्टर, कौन हो तुम? अरे अपने देवर को नहीं पहचानती? देवर? अरे बड़ी राजन की बीवी हमारी भाभी हुई ना। अरे हम गुल्लू है गुल्लू। अबे उल्लू, मेरी बहन से मजाक किया तो अच्छा नहीं होगा। अरे ओहो, जरा भाभी जी तुम ही बोलो नहीं हमारी तरफ से। शट अप। अरे पासा पलटता हुआ देखकर शेखर और उसका भाई भी खुलकर सामने आ गए। शेखर, राजगढ़ की पहाड़ियों में राजन की चिता जलेगी और वही तुम्हारी शादी की शर्त बनेगी। और भैया राय साहब की बरसी मनाना नहीं भूलना। फिल्म एक बेचारा में शेखर यानी विनोद खन्ना के बड़े भाई की भूमिका करने वाले थे अभिनेता अनवर हुसैन। फिल्म के एक्शन दृश्यों की आउटडोर शूटिंग महाबलेश्वर में हुई। यहां एक उत्तेजनापूर्ण दृश्य को फिल्माते समय एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। फिल्म के इस दृश्य में अनवर हुसैन बंदूक में गोली भरकर हीरो को मारने के लिए निकलते हैं। इस सीन में नकली बंदूक से काम नहीं होना था, सो असली बंदूक में कारतूस भरने का सीन फिल्माया गया। अगले शॉट में अनवर हुसैन को बंदूक को कैमरे की तरफ तानना था। निर्देशक SM अब्बास ने उन्हें चेताया कि बंदूक भरी हुई है, इसलिए सावधान रहें। ये आवेशपूर्ण दृश्य था और अनवर हुसैन कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और कैमरे की तरफ बंदूक तानने के साथ अनजाने में ही उनकी उंगलियों से ट्रिगर दब गया। जोरदार गरज के साथ गोली छूटी और डायरेक्टर और कैमरामैन के बीच से गुजर गई। दहशत के मारे दोनों इधर उधर जा लुढ़के। अनवर हुसैन की हालत और भी खराब थी, कुछ अपनी करतूत से और कुछ बंदूक के धक्के से वे ऐसे घबराए कि बंदूक छिटक कर एक तरफ गिरी और वे दूसरी तरफ। सेट पर हड़कंप मच गया। बाद में ये इत्मीनान होने पर कि गोली से कोई मरा नहीं है, सबकी जान में जान आई। बेचारे अनवर हुसैन शर्मिंदा से बार बार यही सफाई देते रहे कि बेध्यानी में ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई। डायरेक्टर या कैमरामैन से उनकी कोई रंजिश नहीं थी। फिल्म एक बेचारा का क्लाइमैक्स काफी बड़ा और उत्तेजना से भरपूर था। शेखर ने कविता को अगवा किया और उसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए मजबूर करने लगा। राजन भी शेखर के चंगुल में जा फंसा था। मैं इसे जिंदा छोड़ सकता हूं अगर तुम तलाक के पेपर पर साइन कर दो और मुझसे शादी करने का वादा करो। मत करना कविता, मुझे मर जाने दो। मेरी इज्जत और मुझे जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अबे तेरी इज्जत है क्या? चाहूं तो तेरे सामने यही इसकी इज्जत लूट लूं। आज तुमने मेरे मुंह पे थूका है, लेकिन कल से दुनिया तुम पे थूकेगी। मुकादम, इसे अपनी गुफा में ले जाओ। यह अब हमारी बीवी नहीं, दाश्ता बनेगी। परंतु शेखर के इन मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए एक चमत्कारिक ढंग से वहां आ पहुंचे राय साहब। ओ, राय साहब। डैडी। राय साहब, तुम दोनों एक बेचारे को फंसाकर और मुझे रास्ते से हटाकर मेरी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। हम जो करना चाहते थे वो अब भी होगा। इधर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और तुम खुद चलकर मरने के लिए हमारे पास आ गए। कानून की नजरों में तो तुम मर ही चुके हो। अब तुम्हारी मौत का इल्जाम भी हमारे सर नहीं आएगा। फिल्म के क्लाइमेक्स में वो सारा मसाला भरपूर मात्रा में मौजूद था जो इस तरह की फिल्मों में होता है। घमासान लड़ाई और उठापटक के बाद अंत में नेकी के हाथों बदी को परास्त होना पड़ा। शेखर और उसके बड़े भाई ने दूसरों के लिए जो खाई खोदनी चाही थी, अंत में वे स्वयं उसमें जा गिरे। राय साहब, कविता और राजन का सुखद मिलन हो गया और फिल्म इस सुखांत पर पहुंचकर दी एंड को प्राप्त हो। अब तुम ऐसे ना देखो कि हम तेरे
आंचल ओ बात बताता है, हाथ सैया से छुड़े रात भागी है, ओ रात भागी है। ना तो नींद आती है ना हमको चैन आता है, ना तो नींद आती है ना हमको चैन आता है। तेरा रूप रसीला है मीठे तीर चलाता है, दिल जो गीत गाता है तेरा नाम बुलाता है। तेरा दिल दीवाने गीत सुनाता है, तेरा दिल है बलमिया कोई रागी है, कोई रागी है। ओ नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं, रात भर तू किसी के साथ जागी है, हो रात जागी है। आग जैसे दिया में तेरे लागी है, आग लागी है। फिल्म एक बेचारा की कम से कम दो बातों के लिए तो तारीफ करनी ही होगी। पहली तो इस बात के लिए कि इसमें पश्चिमी रंग में रंगी शहरी सभ्यता के मुकाबले भारतीय रंग में डूबी ग्रामीण सरलता को तरजीह दी गई थी। दूसरी इस बात के लिए कि इस फिल्म में हिंदी के आम दर्शकों के लिए भरपूर मसाला भरा हुआ था और यही इसकी सफलता का कारण भी बना। हाँ, प्रबुद्ध वर्ग के दर्शक फिल्म एक बेचारा देखते समय खुद को ही बेचारा समझने लगे तो इसे ज्यादा गंभीर बात नहीं समझा जाना चाहिए। बाइस्कोप की बातें आज हुई फिल्म एक बेचारा को लेकर। तमाम जानकारियां आलेख के रूप में लिखकर लाए थे रमेश जोशी और प्रोग्राम बनाने में सहायता कर रही थीं राजलक्ष्मी। तकनीकी मदद की विनायक तडवलकर ने और ये बातें आपको सुनाई प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने।